प्रेम प्लावन लीला। श्री यमुना जी से निकले हुए स्रोत के उद्गम पर नीले रंग का पुल शोभा पा रहा है। उसी पुल के घेरे पर दक्षिण की ओर मुँह करके झुकी हुई श्री प्रिया खड़ी हैं। प्यारे श्याम सुंदर के आने की प्रतीक्षा में प्रिया उसी पुल पर बैठी थी, पर हृदय का प्यार उद्वेलित हो जाने से बैठी नहीं रह सकी। घेरे पर शरीर का भार देकर खड़ी हो गई तथा उसी पथ की ओर देखने लगी जिससे श्याम सुंदर के आने की संभावना है। रात्रि प्रहर भर व्यतीत हो चुकी है। आज कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है। आज भी चंद्रदेव काफी ऊपर उठ चुके हैं। प्रतिबिंब स्रोत के जल में प्रतिबिंबित हो रहा है तथा धारा के वेग से हिल रहा है। उसी हिलते हुए प्रतिबिंब की ओर रानी की दृष्टि चली जाती है। रानी की दृष्टि में श्याम सुंदर की त्रिभंगी मोहिनी छवि बसी हुई है, इसीलिए उनको उस चंद्रबिंब में भी प्यारे श्याम सुंदर ही दिख पड़ रहे हैं। वही चिर परिचित हंसता हुआ मुखारविंद रानी को स्रोत के निर्मल जल में नाचता हुआ दिख रहा है। पास में बाईं ओर विशाखा खड़ी हैं। रानी हाथ बढ़ाकर विशाखा का दाहिना हाथ पकड़ लेती हैं। हाथ की एक एक अंगुली को क्रम से स्पर्श करती हुई फिर कुछ हंसकर कहती हैं, विशाखे, तू जानती है श्याम सुंदर को नाचना किसने सिखाया? विशाखा भी कुछ हंसकर उत्तरती है, तुम्हारी आंखों ने। रानी विशाखा के हाथ को झकझोरती हुई कहती हैं, मैं तुमसे सच्ची बात पूछ रही हूँ और तू विनोद कर रही है। विशाखा बाएं हाथ से रानी के दाहिने कंधे को पकड़ लेती हैं तथा मुस्कुराकर कहती हैं, विनोद नहीं, मैं बिल्कुल सच्ची बात कह रही हूँ। यह सुनकर रानी कुछ देर तक चुप हो जाती हैं तथा एक बार गगन स्थित चंद्र को एवं एक बार स्रोत के जल में प्रतिबिंबित बिंब को देखती हैं। पुनः दोनों जगह ही रानी को श्याम सुंदर का मुख दिखता है। अब रानी कहती हैं, किसने नाचना सिखाया, मैं बताऊं? विशाखा, बता। रानी जल में प्रतिबिंबित बिंब की ओर अंगुली से संकेत करके कहती हैं, उधर देख। विशाखा उधर ही देखती हैं। रानी भी दृष्टि गड़ाकर देखती हैं। इस बार रानी को स्रोत का जल एवं चंद्रबिंब सर्वथा नहीं दिखता। उन्हें स्पष्ट प्रतीत होता है कि स्रोत की बालुका पर अपने अंगों को हिलाते हुए श्याम सुंदर खड़े हैं। रानी झट बोल उठती हैं, अरे वे तो आ गए। रानी की यह बात सुनकर विशाखा खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। उसे हंसती देख रानी लजा जाती हैं तथा यह समझने लगती हैं कि मुझे भ्रम हो गया था, यह इसीलिए ही हंस रही है। यमुना की धारा झरझर करती हुई स्रोत की राह से प्रवाहित हो रही है। रानी अब उस फेनिल धारा की ओर देखने लगती हैं। कुछ देर देखती रहती हैं। दृष्टि फेन पर है, पर मन भावों की तरंगों में डूबकर किसी सुदूर नीरव शांत निकुंज में प्रियतम श्याम सुंदर के साथ विनोद करने का अनुभव कर रहा है। विशाखा चाहती है कि यह विशेष गंभीर चिंता में न डूबे, इसीलिए रानी की ठोड़ी को हिलाकर कहती हैं, क्यों बोलती नहीं, चुप क्यों हो गई? रानी भाव राज्य से नीचे उतर आती हैं तथा भाव छिपाने के उद्देश्य से हंसने लगती हैं। फिर कुछ सोचकर कहती हैं, चल पुल के नीचे चले। अब रानी विशाखा का हाथ पकड़े हुए खींचती हुई सी पश्चिम की ओर चलने लगती हैं। पुल की सीमा आने पर दक्षिण की ओर मुड़कर सुंदर सीढ़ियों पर पैर रखती हुई पुल के नीचे स्रोत के जल के पास पहुंच जाती हैं तथा जल को स्पर्श करती हुई सीढ़ी के ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठ जाती हैं। विशाखा श्री प्रिया की बाईं ओर खड़ी रहती हैं। अवश्य ही रानी के द्वारा दाहिना हाथ पकड़े रहने के कारण झुक सी गई हैं। चंद्रमा की शुभ्र किरणें जल पर, जल के फेन पर, सीढ़ियों पर एवं रानी के मुखारबिंद पर पड़ रही है। पुल के नीचे से आने के कारण धारा मंडराकर कभी कभी भंवर का आकार धारण कर लेती है। फेन के बुलबुले नाचते हुए सीढ़ियों से टकरा रहे हैं एवं विलीन हो जाते हैं। रानी हाथ पर बुलबुलों को उठा लेती हैं। हाथ पर आते ही बुलबुले विलीन हो जाते हैं। बात यह थी कि उन बुलबुलों में भी रानी को प्यारे श्याम सुंदर की छवि दिखती है। रानी का प्यार भरा हृदय भोली बालिका के हृदय जैसा बन जाता है, इसीलिए बुलबुलों को उठाने के लिए बार बार हाथ बढ़ाती हैं। विशाखा हंसती हुई कहती है, क्या कर रही है? रानी विशाखा के हाथ को झटका देकर उन्हें पास में बैठा लेती हैं तथा एक आशा भरी मुद्रा में कहती हैं, अच्छा तू उठा तो सही, संभवतः तेरे हाथ पर बुलबुले आ जाएं। विशाखा राधा रानी के प्रेम भरे हृदय का अनुमान लगा लेती हैं और कहती हैं, मैं उठा लूँगी तो क्या देगी? रानी चटपट बोल उठती हैं, तू जो कहेगी वही दूंगी। विशाखा हंसती हुई अपने दोनों हाथों की अंजलि में फेन का जल उठा लेती हैं। दोनों हाथों में उठाने के कारण विशाखा की अंजलि में बुलबुले कुछ क्षण बने रहते हैं। रानी उनमें प्यारे श्याम सुंदर की छवि स्पष्ट देख पाती हैं
तथा देखकर आनंद में निमग्न हो जाती हैं। विशाखा हंसती हुई तुरंत अंजलि से जल गिरा देती हैं और कहती हैं, देख मैंने बुलबुलें उठा ली है ना। रानी प्रेम में भरकर विशाखा को हृदय से लगा लेती हैं। फिर विशाखा के अंचल से अपना दाहिना हाथ पोंछती हुई रानी उठकर 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ जाती हैं तथा नीचे की सीढ़ी पर पैर लटकाकर बैठ जाती हैं। विशाखा रानी की दाहिनी ओर चली जाती हैं तथा उनके पास में बैठ जाती हैं। कुछ मंजरियाँ एवं तुंग विद्या, इंदुलेखा, चंपकलता सीढ़ियों से उतरती हुई इसी समय वहां आ जाती हैं तथा रानी को घेर कर इधर उधर बैठ जाती हैं। चित्रा रानी की पीठ के पास बैठी हैं। वे गर्दन उठाकर एक बार पीछे देखती हैं तथा चित्रा को बैठी देखकर कहती हैं, अच्छा तू आ गई, अब एक कथा सुना। चित्रा कहती हैं, सायंकाल हम लोगों के पीछे से तू जो सुन रही थी उसे ही पूरा होने दे। चित्रा की बात सुनकर रानी अतिशय उल्लास में भरकर कहती हैं, हाँ हाँ उसे बुला, बहुत ठीक याद दिलाई। चित्रा एक मंजरी को पुकारती हैं। मंजरी ऊपर बैठी हुई पुष्पों की माला बना रही थी। पुकार सुनते ही डरिया हाथ में लिए ही दौड़ पड़ती है तथा ऊपर की सीढ़ी पर खड़ी होकर पूछती है, क्यों चित्रा रानी, मुझे पुकारा है क्या? उसकी बोली सुनकर राधा रानी अतिशय प्यार से कहती हैं, हाँ हाँ इधर आ। मंजरी डलिया रख देती है तथा रानी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। रानी हाथ पकड़कर उसे बैठा लेती हैं। मंजरी नीचे की सीढ़ी पर बैठ जाती है। रानी अपने दोनों हाथ उसके गले में डाल देती हैं। कुछ क्षण उसके मुख की ओर देखती रहती हैं, फिर प्यार में भरकर उसके होठों को चूम लेती हैं। मंजरी प्रेम में डूब जाती है। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगते हैं। रानी अपने अंचल से उसकी आंखें पोंछने लगती हैं। कुछ क्षण वहाँ एक भाव भरी नीरवता सी छा जाती है। अब रानी अतिशय उत्कंठा के स्वर में कहती हैं, हाँ अब आगे सुना। मंजरी अपना बायां हाथ श्रीप्रिया के दाहिने जंघे पर रख देती हैं तथा श्रीप्रिया के मुखारविंद की ओर देखती हुई कहना प्रारंभ करती है, रानी, फिर मैं साहस करके उद्यान के भीतर प्रवेश कर गई। कुछ दूर दक्षिण की ओर बढ़ती चली गई। आगे बढ़ने पर देखती हूँ कि मल्लिका पुष्पों की अतिशय सुंदर क्यारियाँ लगी हैं। टहनियाँ पुष्पों से लद रही हैं। मैं आनंद में भर गई। बाएं हाथ से अंचल की झोली बनाकर दाहिने हाथ से पुष्पों को तोड़कर अंचल में रखने लगी। उस समय मेरा मन किसी अनिर्वचनीय सरसता से उत्तरोत्तर भरता जा रहा था। हृदय में एक गुदगुदी सी हो रही थी। मैं अपने हृदय के भावों को संवरण करने में असमर्थ सी होने लग गई। इसीलिए भावों के वेग को कुछ हल्का करने के लिए मैं मधुर कंठ से गाने लगी, चाला वाही देश प्रीतम, पावा चाला वाही देश, कहो कसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा वेश, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो छिटकावा केस। मैं बार बार आवृत्ति करने लगी, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो छिटकावा केस, कहो छिटकावा केस। साथ ही पुष्प भी तोड़ती जा रही थी। उसी समय मेरी आंखें पश्चिम एवं दक्षिण की ओर चली जाती हैं। मैं देखती हूँ कि मुझसे केवल 10-12 हाथ दूर एक वन्य वृक्ष के नीचे प्यारे श्याम सुंदर खड़े हैं तथा प्यार भरी दृष्टि से मेरी ओर देख रहे हैं। श्याम सुंदर को वहाँ खड़े देखकर मैं लज्जित हो गई। जीवन में अकेले में श्याम सुंदर के दर्शन का यह प्रथम अवसर था। प्यारे श्याम सुंदर मधुर कंठ से बोले, री तू तो बहुत सुंदर गाती है। श्याम सुंदर के मुख से यह सुनकर मैं तो और भी लज्जित हो गई, कुछ भी बोल नहीं सकी। प्यारे श्याम सुंदर ने अतिशय सरलता से पूछा, इस समय यहाँ पुष्प क्यों तोड़ रही है? मैं धीरे से बोली, रानी ने ही पुष्प तोड़ लाने के लिए कहा है, इसीलिए आई हूँ। रानी, तुम्हारा नाम सुनते ही प्यारे श्याम सुंदर की आंखों में आंसू भर आए, पर उन्होंने उसे छिपा लेना चाहा। शीघ्रतापूर्वक पीताम्बर से अपना मुंह पोंछने के बहाने से आंसू पोंछ लिए। फिर बोले, इधर आ, एक बात सुन। रानी, प्यारे श्याम सुंदर के उस स्वर में कुछ ऐसी अद्भुत मधुरता थी, उस ध्वनि से कुछ ऐसा निर्मल प्रेम टपक रहा था कि मैं अपनी सुध-बुध खोने लग गई। यह स्मरण था कि प्यारे श्याम सुंदर ने मुझे बुलाया है, पर पैर भूमि से नहीं हटते थे, मानो वे भूमि से सर्वथा चिपके हुए हों। पुनः श्याम सुंदर की कंठ ध्वनि सुनाई पड़ी, क्यों नहीं आएगी? अब अपने को संभाल नहीं सकी, भूमि पर वहीं बैठ गई। बैठते ही मूर्छित हो गई। मुझे यह भी ज्ञान नहीं रहा कि यहाँ क्या हो रहा है। कुछ देर बाद चेतना आई। मैं देखती हूँ कि प्यारे श्याम सुंदर पास में खड़े हैं। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मेरा अंचल पुष्पों से भरा है। मैं आश्चर्य से श्याम सुंदर की ओर देखती हुई सोचने लगी कि मैं तो बहुत कम पुष्प तोड़ पाई थी, इतने पुष्प मेरे अंचल में कैसे आ गए? मैं सरलता से प्यारे श्याम सुंदर से पूछ बैठी, इतने पुष्प कहाँ से आ गए?
श्याम सुंदर खुलकर हंसने लगे। फिर बोले, बावली, तू आई थी पुष्प तोड़ने और यहाँ नींद लेने लग गई। अपनी रानी के पास खाली हाथ जाती और रानी से सब बातें कहती तो तेरी रानी मुझे उपालंब देती कि तुम्हारे कारण उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। तुमने उसे खाली हाथ लौटा दिया, इसीलिए मैंने पुष्प तोड़कर तुम्हारे अंचल में रख दिए, तेरा कार्य कर दिया। प्यारे श्याम सुंदर की बात सुनकर मैं पुनः प्रेम में विभोर होने लग गई। वे खड़े रहकर सरल हंसी हंस रहे थे। मैं एकटक उनकी ओर देखती जा रही थी। फिर कुछ देर बाद इच्छा न होने पर भी ऊपर से बोली, तो मैं अब जाती हूँ। प्यारे श्याम सुंदर बोले, अरे मैंने तेरा काम कर दिया, फिर इतनी शीघ्रता से कृतज्ञ बन गई। मैं हंस पड़ी और हंसती हुई बोली, बोलो बदले में क्या चाहते हो। प्यारे श्याम सुंदर ने कहा, तू भी मेरा एक काम कर दे। मैं अब खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब संकोच कम हो गया था। श्याम सुंदर ने फिर कहा, पर इस बात को कोई जानने ना पावे। मैं बोली, पहले काम तो बताओ। श्याम सुंदर ने हंसकर कहा, बता, किसी से बताएगी तो नहीं। मैं बोली, यह पहले कैसे कह दूं। श्याम सुंदर इस बार कुछ गंभीर होकर बोले, सचमुच तेरे से एक काम लेना है तो विनोद मत समझ। मैं भी गंभीर होकर बोली, मैं कहाँ विनोद समझ रही हूँ। श्याम सुंदर अतिशय प्रेम से बोले, देख, संध्या समय गोष्ठ में जहाँ बैठकर मैं वंशी बजाऊंगा, उसके ठीक सामने दक्षिण की तरफ यमुना तट पर एक घड़ी रात बीत जाने पर तू आ जाना। वहाँ तुझे सुबल खड़ा मिलेगा, वह तुझे जो दे उसे तू अपनी रानी को ले जाकर दे देना, समझी। मैं बोली, अच्छी बात है श्याम सुंदर, पर उसके पहले तुमसे एक वस्तु लेनी है। मैं, कैसी वस्तु। श्याम सुंदर, तू देगी तो। मैं कुछ सोचकर बोली, हाँ दे दूंगी। श्याम सुंदर, तेरे पास एक अंगूठी है ना। मैं, मेरे पास तो बहुत सी अंगूठियाँ हैं। श्याम सुंदर हंसकर बोले, मैं उसकी बात कह रहा हूँ जिसके नग में तेरी रानी का चित्र अंकित है। मैं, तो फिर। श्याम सुंदर, तू मुझे वह दे दे। मैं, बहुत ठीक, दे दूंगी, पर तुम लेकर क्या करोगे। यह सुनते ही श्याम सुंदर की आंखें भर आईं। वे बोलने चले पर बोल नहीं सके, उनका गला रुंध गया। कुछ क्षणों के बाद गदगद कंठ से बोले, देख, जितनी देर तेरी रानी पास रहती है उतनी देर तो इस संसार को नहीं अपने आप तक को भूला रहता हूँ, पर प्रिया के जाते ही मन विक्षिप्त हो जाता है। आंखों से चारों ओर केवल प्रिया ही प्रिया दिखने लगती है। आवेश में आकर प्रिया को हृदय से लगाने बढ़ता हूँ, पर जितना आगे बढ़ता हूँ मेरी प्रिया की वह छवि पुनः उतनी दूर आगे हटकर खड़ी होने लगती है। इस प्रकार बहुत बार करने पर समझ पाता हूँ कि नहीं, यह मेरा भ्रम है। मेरी प्रिया होती तो मुझे व्याकुल नहीं देख सकती। मैं हताश होकर बैठ जाता हूँ, पर मेरे प्राण और भी अधिक छटपटाने लगते हैं। कुछ भी उपाय नहीं सूझता। आज रूप ने तेरी उस अंगूठी की चर्चा की थी। उसे सुनकर मैं सोचने लगा कि यदि तू वह अंगूठी दे दे, फिर उस अंगूठी को ही हृदय से लगा करके अपनी वीर्य व्यथा कम करता रहूँगा। मंजरी की उस अंगूठी में राधा रानी का एक सुंदर चित्र इस ढंग से जड़ा हुआ है कि उसे आँख के पास ले जाकर देखने से वस्तुतः ऐसा दिखलाई देता है कि मानो सचमुच साक्षात राधा रानी सामने खड़ी हो, पर वह अनजान को नहीं दिख सकता। जो उसे देखने की कला जानता हो उसे ही दिखेगा। प्यारे श्याम सुंदर की बात सुनकर मैं स्वयं प्रेम से रोने लग गई। रोती हुई अपनी अंगुली से अंगूठी उतारकर प्यारे श्याम सुंदर की अंगुली में पहनाने चली। मेरा सारा शरीर कांप रहा था। बड़ी कठिनता से धैर्य धारण करके मैंने प्यारे श्याम सुंदर की अंगुली में अपनी अंगूठी पहना दी। पहनाकर अलग हटकर खड़ी हो गई। प्यारे श्याम सुंदर ने गदगद कंठ से कहा, तुमने आज मुझे मोल ले लिया। प्यारे श्याम सुंदर के मुख से यह सुनकर मेरा हृदय और भी कातर हो गया। मैं मन ही मन सोचने लगी, प्यारे श्याम सुंदर ये क्या कह रहे हैं। रानी के अणु अणु पर, रानी से संबद्ध समस्त वस्तुओं के अणु अणु पर उनका अनासिद्ध अधिकार है। अंगूठी ही नहीं, उसके साथ साथ मेरा अणु अणु उनका ही है। अपनी वस्तु लेने में प्यारे को संकोच क्यों हुआ। रानी, यह सोचते सोचते मैं इतनी अधीर हो उठी कि मेरे लिए खड़ी रहना असंभव हो गया। मैं बैठ गई। मेरी आंखों से छल छल करते हुए आंसू बह रहे थे। प्यारे श्याम सुंदर बैठ गए। अपने पीताम्बर से मेरे आंसू पोंछने लगे। कुछ देर बाद मुझे धैर्य हुआ। प्यारे श्याम सुंदर ने इस बार मुस्कुराकर कहा, देख, तुझे ज्ञान नहीं, दिन बहुत अधिक ढल चुका है। तुझे बहुत विलंब हो गया है। तेरी रानी तुम्हारी बाट देख रही होंगी। अब शीघ्र जाकर पुष्प दे दे। प्यारे श्याम सुंदर की यह बात सुनकर मुझे चेत हुआ। मैं तुरंत ही खड़ी हो गई। प्यारे श्याम सुंदर ने कहा, मेरे पीछे चली चल, मैं तुम्हें यमुना तट पर पहुंचा दूंगा, नहीं तो तू पुनः रास्ता भूल जाएगी।
वे आगे आगे चलने लगे और मैं पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी देर में ही यमुना तट पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर वे मेरी ओर अतिशय प्यार भरी दृष्टि से देखने लगे। मैं संकोचवश कभी उनकी ओर कभी नीचे दृष्टि कर लेती। वे हंसते हुए फिर बोले, बावली, देर हो गई है, शीघ्र चली जा। फिर वे हंसते हुए एक झाड़ी के पीछे जाकर सघन वन में प्रवेश कर गए। कुछ क्षण मैं खड़ी खड़ी देखती रही, फिर आनंद में भरी हुई पुष्पों को अंचल में लिए हुए शीघ्रता से लौटी। महल के पास पहुंची तो देखा कि रूप देवी शीघ्रता से मेरी ओर दौड़ी आ रही हैं। पास पहुंचकर रूप देवी बोली, री, तूने तो आज बहुत सुंदर श्रृंगार किया है। मैं तो भ्रम में पड़ गई, पहचान ही नहीं सकी कि तू है। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि रानी आ रही है। मैं घबरा कर दौड़ी कि रानी यहाँ इस समय कैसे आ गई। पास आने पर देखा कि ना, रानी नहीं, तू है। अब रूप देवी मुझ पर प्यार की वर्षा करने लगी। कुछ क्षण एकटक मेरी ओर देखती रहने के बाद उन्होंने मुझे हृदय से लगा लिया। वह मेरे सिर पर हाथ फेरने लगी। मेरा अंचल खिसक गया। रूप देवी पुनः सचकित स्वर में बोली, महान आश्चर्य, तू तो हम सबकी अपेक्षा भी चतुर हो गई। इतनी सुंदर बेड़ी तो मैं भी नहीं बना सकती। रूप देवी की बात सुनकर मैं पुनः विचार में पड़ गई और सोचने लगी, यह कैसे हो गया? मैं तो स्नान करके कपड़े पहनकर कंचुकी कसती हुई तुरंत चल पड़ी थी। रानी ने कहा था कि नहाकर तुरंत चली जा, इसलिए केशों को भी भीगे छोड़कर उन्हें पीठ पर बिखेर कर दौड़ पड़ी थी। फिर किसने बेड़ी बनाई, किसने पुष्प खोसे, किसने सब अंगों का श्रृंगार किया। ओह, जब मैं मूर्छित हो गई थी उस समय प्यारे श्याम सुंदर ने मेरे अंचल में फूल भर दिए थे। आहा, निश्चय ही उन्होंने उस समय मेरे केश भी संवारे, मेरी बेड़ी बनाई एवं मुझे सजाया। यह सब सोचकर मैं प्रेम में डूब गई। रूप देवी को सारी बातें सुना दी। सुनकर रूप देवी की आंखों से प्रेम के आंसू बह निकले। उसने मुझे पुनः हृदय से लगा लिया एवं बार बार मेरे होठों को चूमने लग गई। फिर वह बोली, चल तुझे रानी के पास ले चलूं, तू आज सायंकाल रानी को सब सुना देना। रूप देवी के साथ मैं तुम्हारे पास आई। मुझे देखते ही तुम्हें प्यारे श्याम सुंदर की अंग गंध मिली और तुम मूर्छित। मंजरी यह कही रही थी कि रानी ने अपने दोनों हाथ बढ़ाकर उस मंजरी को हृदय के पास खींच लिया। रानी की दशा प्रेम के कारण कुछ विचित्र सी हो गई। वह मंजरी को मानो अपने हृदय के भीतर घुसा लेना चाहती हो, इस प्रकार उसे कसकर हृदय से चिपटा लिया। मंजरी रानी के हृदय से लगकर प्रेम में इतनी तल्लीन हो गई कि अब उससे कुछ भी बोला नहीं जाता। सभी सखियां एवं अन्य मंजरियां भी सुनती सुनती प्यारे श्याम सुंदर के ध्यान में इतनी तल्लीन हो गई थी कि अधिकांश बाह्य ज्ञान खो बैठी। इसी समय ललिता एवं अन्यान्य मंजरियों के साथ प्यारे श्याम सुंदर घाट पर आ पहुँचते हैं, पर यहाँ तो इतनी नीरवता छाई हुई है कि मानो मुनि मंडली समाधि लगाए बैठी हो। किसी को यह पता नहीं चला कि प्यारे श्याम सुंदर आए हैं। अब श्याम सुंदर दबे पांव घाट से नीचे उतरते हैं, धीरे धीरे आकर चित्रा के बगल में बैठ जाते हैं तथा अपने दोनों हाथों से रानी की आंखों को पीछे से मूंद लेते हैं। रानी अपने प्रियतम का कर स्पर्श पाकर एक बार तो चौंक जाती हैं, फिर सोचती हैं कि किसने आंखें मूंदी हैं। प्यारे प्रियतम प्राणनाथ तो नहीं है ना, वे अभी तक संभवतः नहीं आए होंगे। फिर हंसकर उच्च स्वर से कहती हैं, हाँ हाँ, पहचान गई, ललिता। ना, चित्रा। रानी अपने हाथों को ऊपर उठाकर प्यारे श्याम सुंदर की कलाई के पास ले जाती हैं। रानी के हाथ श्याम सुंदर के कंकड़ से छू जाते हैं। रानी अकचकाकर उच्च स्वर से कह उठती हैं, अरे। अब रानी बल लगाकर हाथों को आंखों से हटाकर देखती हैं। श्याम सुंदर दिख पड़ते हैं। रानी हंसती हुई शीघ्रता से खड़ी हो जाती हैं। सभी सखियां एवं मंजरियां भी हंसती हुई खड़ी हो जाती हैं। प्यारे श्याम सुंदर रानी को हृदय से लगा लेते हैं। गलवाही डाले हुए प्रिया प्रीतम सीढ़ियों पर पैर रखते हुए स्रोत के घाट के ऊपर चले जाते हैं। वृंदा देवी सबको ऊपर की एक वेदी पर ले जाती हैं। वेदी अतिशय सुंदर ढंग से सजी हुई है। प्रिया प्रीतम वेदी पर अपने पैर नीचे लटकाकर बैठ जाते हैं। वृंदा एवं वृंदा की दासियां सेवा में लग जाती हैं। मधुमती मंजरी बीड़ा तारों को छेड़ती हुई अतिशय सुरीले कंठ से गाने लगती हैं। नंद कुल चंद वृषभानुकुल कौमुदी उदित वृंदा विपिन न विमल आकाशे निकट वेष्टित सखी वृंदवर तारिका लोचन चकोर तीन रूप रस प्यासे रसिक जन अनुराग उदधि तजि मर्जाद भाव अग्नित कुमुदिनी गण विकासे कही गदाधर सकल विश्व असुरनि बिना भाव भवताप अज्ञा